मेरे जेठ के पास जो भी औरत बच्चे के लिए आती, वो उनको एक कमरे में ले जाती, वह प्रेग्नेंट हो जाती। एक रात मैं छुप के उस कमरे में चली गई और कुछ दिन बाद पता चला कि मैं पेट से हूँ। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे पति तो दिल्ली में थे। फिर अगले दिन दोबारा उस कमरे में गई तो मेरे साथ बांझपंच के इलाज के नाम पर आजकल ऐसे ऐसे घिनौने खेल खेले जाने लगे हैं कि जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। कभी कोई बाबा बनकर औरत की इज्जत उतारता है तो कभी कोई नकली डॉक्टर उसे बर्बाद कर देता है। हमारे गांव में किसी औरत की इज्जत को बर्बाद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ औलाद की खातिर औरत को नर्क में झोंक देते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद अगर औरत प्रेग्नेंट ना हो तो हम उस पर बांझ का धब्बा लगा देते हैं, उसका जीना दुभर कर दिया जाता है और इसी वजह से औरतें इलाज के नाम पर बर्बाद होने को तैयार हो जाती है। मेरी एक कहानी भी एक ऐसी ही सच को खोल रही है, जहां बहुत सी औरतों ने इलाज के नाम पर अपना सब कुछ गंवा दिया। जमानों के तानों से बचने के लिए इलाज के नाम पर वो ऐसे दरिंदों की शिकार हो गई जिसकी की सोचकर रूह कांप जाती है। ये जानकर आपके कदमों तले से जमीन निकल जाएगी कि कैसे कुछ लोग औरत की कमजोरी का फायदा उठाकर इसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र 27 साल की है। मेरी शादी जिस घर में हुई वहां मेरा एक जेठ भी था और एक बीमार जेठानी जो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरा पति दिल्ली में रहता था, जो शादी के अगले ही हफ्ते दिल्ली चला गया था। मुझे लगा था कि मेरे लिए ससुराल निभाना बहुत ही आसान होगा। ना ही ससुराल में ज्यादा लोग थे, ना ही सास ससुर थे और ना ही जेठानी की हालत ऐसी थी कि वो मेरी किसी भी मामले में कुछ कहती। और मेरी कोई नंद भी नहीं थी और मुझे लगा कि पति के शहर चले जाने के बाद मैं पूरी तरह से आज़ाद हो गई और अपनी मर्जी से सुकून की जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन ये भेद तो शादी के बाद ही खुला कि ये रिश्ता निभाना कितना मुश्किल है। मेरा जेठ एक 60 साल का बूढ़ा था, लेकिन देखने में ऐसा लगता जैसे वह अभी भी जवान हो। हर वक्त बालों को तेल से जमाए रखता। कभी कभी तो मुझे उसकी तैयारियां देखकर हंसी आ जाती। इतने बुढ़ापे में न जाने क्यों मेरे जेठ को जवानी चढ़ी हुई थी। फिर मुझे पता चला कि वो बांझ औरतों का इलाज करता है और जो भी औरत इलाज करवाती है उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। मेरे जेठ के पास आने वाली कोई भी औरत खाली झोली नहीं लौटी थी, लेकिन जो बात मेरी समझ से बाहर थी वो मेरे जेठ के इलाज का तरीका। हम शहर के एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां ज्यादातर लोग गरीब थे, जो हॉस्पिटल की महंगी फीस और टेस्ट का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये पुराने जमाने का बाबा बना हुआ एक टूटा फूटा सा इलाका था, जहां पुरानी हवेलियों के ऊपर ही छोटे छोटे मकान बना दिए गए थे। हमारे आसपास की सारे घर भी इस तरह की थी। जब कोई औरत औलाद के लिए परेशान होती तो वो मेरे जेठ के पास चली आती। मेरे जेठ का नाम दूर दूर तक चलता था कि वो बिना पैसे लिए ही बांझ औरतों का इलाज कर दिया करता है। गरीब औरतों के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी। इसलिए हर दिन कोई न कोई औरत हमारे दरवाजे पर मौजूद होती थी। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात पर होती थी कि ना ही मेरा जेठ कोई डॉक्टर था, ना ही पढ़े लिखे थे, फिर भला वो बांझ औरतों का इलाज कैसे कर देता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरे जेठ के बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गई कि क्या इस तरह भी कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन इस बारे में बात करते हुए मुझे शर्म आती थी और जेठानी तो बात करने के काबिल ही नहीं थी और ना जाने वो मुझसे इशारों में क्या कुछ कहती रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था। मेरे जेठ का एक कमरा था जहां वो औरतों का इलाज करते थे, लेकिन उस कमरे में मेरा जाना सख्ती से मना था और ना ही कोई और उस कमरे की तरफ जाता था। मेरे जेठ उस कमरे में बांझ औरत को लेकर चले जाते थे। कुछ घंटों के बाद वो औरत जब वापस जाने के लिए निकलती तो उसका हाल बहुत ही अजीब होता। उसके चेहरे पर मुझे खौफ सा महसूस होता और ऐसा लगता जैसे वो बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही हो। उसके चेहरे के रंग भी उड़े उड़े से होते। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमें खबर मिलती कि वो औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है। कई बार मैंने इलाज के लिए आने वाली औरतों को वापसी में रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरे जेठ कमरे में ले जाकर ऐसा कौन सा काम करता है कि औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन मेरे रोकने के बाद भी कोई औरत न रुकी और तेजी से हमारे घर से निकल जाती। उसके चेहरे की बदहवासी देखकर मुझे किसी शक का एहसास होता। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए यही समझती थी कि शायद मेरे जेठ को कुछ मालूम होगा जिससे वो ये इलाज करते हैं। मगर मेरे अंदर एक जुनून जन्म ले चुका था।
कि उस कमरे में ऐसा क्या होता था कि जिस औरत का इलाज होता वो प्रेग्नेंट हो जाती। जबकि आज के दौर में तो कोई डॉक्टर भी इलाज के में महीनों लगा देता है और मेरे जेठ तो इलाज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेते थे। एक दिन सच जानने के लिए मैं चुपके से उस कमरे में दाखिल हो गई थी और मेरा जेठ शायद कहीं गया हुआ था, क्योंकि काफी देर से मैंने उसे नहीं देखा था। यही मौका था कि उस कमरे का सच जान सकती थी। मुझे यकीन था कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा पति तो दिल्ली में था। इसीलिए खामोशी से मैं उस कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही सिवाय अंधेरे के मुझे कुछ समझ में न आया। अंधेरे में ही न जाने मैं किस चीज़ों से टकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं वापस कमरे से बाहर निकल आई। मेरे सर में दर्द हो रहा था, साथ ही पूरा शरीर भी दर्द कर रहा था। सर पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मैं बहुत मुश्किल से चलते हुए अपने कमरे में गई थी और कुछ देर आराम करने के बाद घर के कामों में लग गई। मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी इस कमरे में जाकर सच का पता नहीं लगाऊंगी, लेकिन उस दिन के बाद से घर से बाहर मेरा कदम नहीं निकाला, इसीलिए मुझे मौका नहीं मिल सका। एक दिन मैं बाजार गई तो वहां मुझे एक औरत नजर आई जो हमारे घर से इलाज करवा कर गई थी। मुझे उसका चेहरा आज भी याद था, क्योंकि जिस बदहवासी के आलम में वो कमरे से बाहर निकल कर गई थी, मैं चौंक कर रह गई थी। मैंने अपनी चुनरी से अपना चेहरा छुपाया था और उसे आवाज देकर रोका तो वह रुक गई। मैंने उसे नमस्ते करके बताया कि मेरा नाम सीमा है और मैं अपना बांझ का इलाज करवाना चाहती हूँ। मैं औरत हूँ और मैंने सुना है कि आपने एक बूढ़े आदमी से अपना इलाज करवाया है। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग बदल गया और वह मेरी बात का जवाब दिए बिना ही तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस कदर जल्दी में निकली कि मैं रोक भी ना पाई। पहले भी मुझे इसका अंदाजा कुछ अजीब लगा था और आज तो मैं पूरी तरह सोच में पड़ गई थी कि ऐसी क्या बात है जो मुझे इलाज के बारे में बताने के बजाय उसने भाग जाना अच्छा समझा। दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। मैंने सामान खरीदा और थकी हारी घर वापस लौट आई। गर्मी से मुझे चक्कर आ रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद मैं घर के कामों में लग गई, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के साथ साथ चक्कर आना भी शुरू हो गया। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और खुशबू से ही मेरा जी मतलाने लगा। मुझे अपनी तबीयत का ये बदलाव कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने खामोशी से अपना टेस्ट करवा लिया और टेस्ट पर आने वाली 2 लकीरें देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। यह कैसे हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, जबकि मेरा पति तो दिल्ली में था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मेरे दामन पर बांझ होने का धब्बा नहीं था, लेकिन बदकिरदारी का दाग जरूर लगने वाला था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप अपनी जेठानी के पास जाकर बैठ गई। मेरी जेठानी इशारों ही इशारों में मुझसे मेरे रोने का कारण पूछ रही थी, लेकिन मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं था। मैं उसे क्या बताती कि उसके देवर के ना रहने से भी मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। बेल बजने की आवाज़ पर मैं अपनी जेठानी के पास से उठी और जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक खूबसूरत सी कम उम्र की लड़की खड़ी थी, जो कहने लगी कि वो अपने बांझपन का इलाज करवाने के लिए आई है। उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि उस कमरे में जाने के बाद कुछ देर के लिए मैं बेहोश हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई? उस लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैंने उसे झूठ कह दिया कि अभी मेरे जेठ घर पर नहीं है, वो 2 दिन बाद आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मायूसी वापस जाने के लिए पलट गई। मेरे लिए इससे ज्यादा सब्र करना असंभव था, इसीलिए मैं बिना सोचे समझे उस कमरे में घुसती चली गई। लेकिन मैंने अपने हाथ में मोबाइल का टॉर्च जला लिया। आज मैं अंधेरे में टकरा कर गिरना नहीं चाहती थी, बल्कि रोशनी में सच्चाई देखना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे पेट में एक जान पल रही थी। रोशनी हाथ में लिए उस कमरे में दाखिल होने के बाद जो कुछ मैंने देखा और जो मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए। मैं जान गई कि मैं प्रेग्नेंट कैसी हुई हूँ। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा 60 साल का बूढ़ा जेठ ऐसी हरकत भी कर सकता है। कुछ घंटों में सज जाने के बाद मैं उस कमरे से बाहर तो निकल आई, लेकिन साथ ही साथ मेरे जिस्म से जान भी निकल गई थी। ये कैसा खेल रचाया जा रहा था जिससे हर कोई बेखबर था। मैं बिस्तर पर लेटी आंसू बहा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे के बारे में दुनिया को क्या बताऊंगी।
कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? मैं एक गरीब घर की बेटी थी और मेरी शादी के वक़्त ही मेरी भाभी ने साफ-साफ कह दिया था कि सीमा कभी पलट कर हमारे घर न आना, क्योंकि मेरे माँ और बाप दोनों ही मर चुके थे। अपनी भाभीयों के लिए मैं बोझ थी, इसीलिए जैसे ही मेरे लिए अजय का रिश्ता आया, मेरी भाभीयों ने बिना सोचे-समझे हाँ कर दी और मुझसे छुटकारा पा लिया। मैंने शादी के दिन ही पहली बार अजय को देखा था और मुझे कुछ सुकून का एहसास हुआ था कि जल्दबाजी में ही सही, लेकिन मेरे भाइयों ने गलत फैसला नहीं किया था। संजीत बहुत अच्छे थे और उन्होंने एक हफ्ता मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत से गुजारे, लेकिन उसके बाद मुझसे जुदा होकर वो दिल्ली चले गए। जाते-जाते वो मुझसे कहे कि मैं उनकी बीमार जेठानी का ख्याल रखूं और उनके जेठ के कामों में ध्यान न दूं। उस वक्त उनकी यह बात मुझे समझ नहीं आई थी कि जाते-जाते वो मुझे ये बात क्यों कह रहे थे। मैं भला उनके जेठ के कामों में ध्यान क्यों दूंगी? लेकिन अब ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी। अजय के आने के बाद मेरे जेठ मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे। अजय के जाने के बाद भी मुझे कोई दिक्कत ना हुई। मेरे जेठ हमेशा एक ही बात कहते थे कि मैं उनके इलाज वाले कमरे से दूर रहूं, क्योंकि इस तरह उनके काम में रुकावट आती है। मैंने भी उनकी बात मान ली थी, लेकिन मेरे अंदर की शक ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उनके लिए उनकी बातों के खिलाफ जाऊं। मेरे जेठ अक्सर अगरबत्तियां जलाकर उस कमरे में ले जाया करते थे। मुझे तो यही लगता था कि शायद वो कोई मंत्र के जरिए इलाज करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने जेठ के को मंदिर जाते हुए नहीं देखा था और ये राज मुझ पर अब खुला था कि उस कमरे में आखिर क्या होता था। मुझे बिस्तर पर पड़े रोते-रोते ज़्यादा देर नहीं गुजरा था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। वो अजय का फ़ोन आ रहा था। मुझ में फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती तो वह अपने भैया को फ़ोन करते और उसके भैया मेरे कमरे में चले आते। यही सोचकर मैंने फ़ोन उठा लिया। अजय ने मुझे अपने आने की खबर सुनाई थी और 1 महीने की छुट्टियों पर आ रहे थे। ये बात सुनकर मेरे अंदर जैसे किसी ने नई ज़िंदगी डाल दी थी। मुझे अपने दामन से दरकिनारी का दाग धोने का एक मौका मिला था। मैंने अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सबसे छुपा ली और पूरा एक दिन अपने कमरे में बंद रही। अगले दिन फ्लाइट से अजय घर आ गए। मैं अजय को गले लगाकर रोने लगी। अजय को लगा कि शायद मैं उनकी याद में बेताब थी। कुछ दिन अजय मेरे साथ गुजार कर वापस जाने लगे तो मैंने उन्हें खबर सुनाई कि मैं एक बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। जबकि ये बात सरासर झूठी थी, पर अजय को खुशी का ठिकाना ना रहा। वो मेरे सीने से लग गए। ये खबर शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की खबर है। लेकिन ये मेरा दिल ही जानता था कि मैंने किस दिल से उन्हें ये खबर सुनाई थी। अजय अपने भैया को मेरा ख्याल रखने का कहकर चले गए और मैं एक बार फिर इसी चारदीवारी में रह गई, जहाँ अब मेरा दम घुटने लगा था। कभी-कभी मैं सोचती थी कि हम औरतें भी कितनी मजबूर होती हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए हम किस तरह अपने मुंह पर ताला लगा लेती हैं। अजय के जाने के बाद मैंने कमरे से निकलना कम कर दिया था। घर का कामकाज करने के बाद मैं वापस कमरे में आ जाती और सारा वक्त चंद दीवारी में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती थी। ऐसे ही काम करते करते वक्त एक दिन दरवाजा बजा और मैंने दरवाजा खोला तो वही मासूम सी चेहरे वाली लड़की दोबारा से हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और औलाद के लिए अपनी झोली फैला रही थी। मैं उसे किसी जुर्म का निशाना नहीं बनने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि मेरे जेठ अब इलाज नहीं करते और बेहतर यह है कि वो वापस लौट जाए और दोबारा कभी हमारे दरवाजे पर ना आए। लेकिन वो मेरे जेठ की इस कदर तारीफ सुन चुकी थी कि वापस लौटने को तैयार ही नहीं थी। मजबूरन मैं उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में लाई, दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद उसे वो सच बता दिया जो मुझ पर बीत चुका था। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। अब वह मेरी शुक्रगुजार होकर वापस लौट गई थी। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से किसी एक गरीब औरत की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं खुद को तो ना बचा सकी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब इस दरवाजे पर आने वाली हर औरत की इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए जब भी दरवाज़ा बजता मैं दौड़ी चली जाती और अगर कोई औरत आती तो उसे भगा देती। एक दिन मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सहेली खड़ी थी, जो मेरी बचपन की दोस्त थी और बहुत साल के बाद मैंने उसे देखा था। मुझे देखते ही वह मेरे गले लग गई और कहने लगी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने उसे अपने कमरे में बिठाया। कुछ देर हम इधर-उधर की बातें कर रहे थे।
उसने मुझे बताया कि उसकी शादी एक पुलिस वाले से हुई थी जो अब एसएचओ बन चुका है और वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। उसकी बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मैंने सोच लिया कि अब मैं जालिमों को जेल तक जरूर पहुंचाऊंगी। मैंने अपनी दोस्त को सारा सच बता दिया और उससे मदद के लिए बोली। साथ ही इस बात के लिए भी राजी किया कि कहीं भी मेरा कोई नाम नहीं आए, क्योंकि मैं अजय से जुदा नहीं होना चाहती थी। मेरी दोस्त ने मुझसे वादा कर लिया था कि वो मेरी मदद जरूर करेगी और 2 दिन बाद ही पुलिस हमारे घर की तलाशी ली। पुलिस को मेरे जेठ के खिलाफ पूरा गवाह मिल चुका था और मेरा जेठ गिरफ्तार हो गए। मैंने अजय को ये खबर सुनाई तो वो भी दिल्ली छोड़कर वापस चले आए, क्योंकि अब घर में मैं और जेठानी अकेले रहते थे। अजय कहने लगे कि उन्हें अपने भैया का सच बहुत पहले से मालूम था। कई बार उन्होंने अपने भैया को इस गलत काम करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके भैया ने अब उनकी बात न मानी और आज बदनामी के दिन हमें देखने को मिले। अजय की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि वो अपने भैया का सारा सच जानते थे और फिर भी खामोश रहे। शायद इसी वजह से मेरी सूरत उन्हें सजा मिल गई थी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरा प्रेग्नेंट होना मेरी सज़ा नहीं बल्कि मेरे पति की सज़ा थी। जिन्होंने कई औरतों की को बर्बादी का खामोशी से बर्दाश्त किया था। उस कमरे को पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया था, क्योंकि वो कमरा इलाज का नहीं बल्कि उस कमरे में छुपा हुआ एक रास्ता दूसरी हवेली की तरफ निकलता था, जो शायद पुराने समय में उस हवेली से दूसरी हवेली तक जाने के लिए बनाई गई थी, या फिर मुश्किल वक्त में भागने के लिए। यह पूरा गांव पुराने ज़माने की हवेली के ऊपर बना हुआ था और उस कमरे से निकलने वाला रास्ता दूसरी हवेली तक जाता था। मेरे जेठ औरतों को इलाज करने के लिए उस कमरे में ले जाते और उन्हें इलाज के नाम पर उस रास्ते से गुजार कर दूसरी हवेली में पहुंचा देते थे, जहां कई घंटों तक किसी न किसी दरिंदे का शिकार बनाई जाती थी। एक वक्त में दो मर्द मिलकर उस औरत के साथ जब उनका दिल भर जाता तो उस औरत को वापस उसी रास्ते के जरिए इस कमरे में भेज दिया जाता था। कई घंटों जुल्म के बाद जब वो औरत कमरे से निकलती तो वो अपने होश में न रहती। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और उसकी हालत चलने लायक भी न होती। उसके पास तो कहने के लिए आवाज़ भी ना होते। इसीलिए जब भी मैं ऐसी औरतों को रोकने की कोशिश करती तो वो भाग कर चली जाती। बेहोशी के आलम में जब मैं उस कमरे में पड़ी थी तो मेरे साथ भी ज़्यादती की गई थी, लेकिन किसने और कैसे की ये बात मुझे आज तक नहीं पता चल सकी थी और ना ही मेरे जेठ को इस बात का पता था। शायद उसी रास्ते के जरिए से कोई इस रूम में चला आया था, जिसने मुझे बेहोशी में पाकर अपनी प्यास बुझा ली थी। होश में आने के बाद मैं वापस कमरे में लौट आई थी। मेरे जेठ को कानो कान खबर नहीं हुई थी, क्योंकि वह घर पर नहीं थे। लेकिन अगली बार जब मैं टॉर्च लेकर उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरे जेठ उस रास्ते के जरिए दूसरी हवेली में जा रहे थे और मैं खामोशी से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वहां जाते ही मैंने एक औरत की बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देखा था। मेरे 60 साल के बूढ़े जेठ उस मंजर को देख ऐसे मजे लेकर एंजॉय कर रहे थे जैसे उन्हें ये सब देखकर बहुत सुकून महसूस हो रहा हो। मेरे जेठ में तो दम नहीं था, लेकिन वो ये सब देखकर ही अपने दिल को सुकून पहुंचा रहे थे। बिस्तर पर पड़ी औरत पानी के बिना मछली की तरह तड़प रही थी और उनकी हालत देखकर मेरे लिए वहां रुकना मुमकिन नहीं था। मैं वापसी के लिए चली तो उस वक्त मेरा जेठ ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे वापसी उसी कमरे में ले आए थे और मेरे साथ इस कदर सख्ती से पेश आए कि मेरी होश उड़ गए। मेरे जेठ ने मुझसे कहा कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली और कभी इस कमरे की तरफ देखा तो वो मेरा अजय से डिवोर्स दिलवा देंगे। उनका असल मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि ये सब देखकर अपने अंदर की प्यास बुझाना था। जेठ की धमकी से मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था, ना ही मेरा पति यहाँ था। लेकिन जब मेरी दोस्त आई तो मैंने उसे सारा सच सुनाया। जालिम की रस्सी खींचने का वक्त आ चुका था, इसीलिए शायद सालों बाद मेरे दोस्त मेरी याद में मेरे घर पहुंच गई। पुलिस वालों ने मेरे जेठ को ही नहीं बल्कि दूसरी हवेली में रहने वाले पूरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।
यह एक बहुत बड़ा टीम था जो मिलकर यह काम कर रहा था। कुछ दिन बाद मैंने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था जिसे अजय ने बहुत मोहब्बत से अपनी गोद में उठाया था। मैं अजय का चेहरा देखकर सोच रही थी कि अजय सारी जिंदगी इस बात से बेखबर रहेंगे कि ये बच्चा उनका नहीं बल्कि उनकी गलती की सजा है। अगर वो पहले ही अपने भैया के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा लिए होते तो शायद इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद न होती और बहुत ही से औरतों की बच जाती। मेरी जेठानी को भी सारा सच मालूम था, लेकिन मेरे जेठ उन्हें मुफ्त दवाइयां देकर गूंगा बना चुके थे। मेरी जेठानी मुझसे इशारों में यही सच बचाना चाहती थी, लेकिन यह बात मुझे अब समझ में आई थी। मैं और अजय अपने बेटे के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे और मेरी जेठानी की हालत भी अब पहले से बेहतर है। हम इंसान हमेशा अपने सामने होने वाली छोटी मोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर एक दिन वही बुराई खुद के लिए नुकसान बन जाता है। इसीलिए बेहतर यह है कि जहाँ भी बुराइयों को फलता फूलता देखें, उसे वहीं जड़ से खत्म कर दें, वरना एक न एक दिन वो बुराई आपके घर तक ज़रूर पहुँच जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।